देखिए वेक्टर एडिशन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में। और चैप्टर का जो है वो आज लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और आज हम समरेख वाले क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने बेसिकली फोकस किया था, और भी क्वेश्चन किए थे, लेकिन फोकस किया था हमने कि जो वेक्टर्स जो हैं वो एक समतलीय हैं, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं वेक्टर, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये करके। और आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं समरेख वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर जो हैं वो समरेख हैं। तो देखिए समरेख का मतलब और समतलीय में फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है? हर समरेख वेक्टर, जैसे मान लिया सपोज करिए एक ही लाइन में अगर होंगे, ये समरेख है मान लिया 3 वेक्टर, तो अगर ये एक ही लाइन के अलोंग हैं तो वो एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ रहे बात को आप? मतलब एक रेखा में होने का मतलब यह है कि अगर हमने दूसरा वेक्टर दे दिया, तो दूसरा वेक्टर अगर इसके पैरेलल में या एंटी पैरेलल है तो वो एक प्लेन में लाई कर जाएंगे। लेकिन 3 वेक्टर अगर हमें दे दे, और 3 वेक्टर में देखिए 2 वेक्टर तो एक प्लेन बना ले, तीसरा वेक्टर फिर हो सकता है उनके प्लेन में हो, या हो सकता है उनके प्लेन में ना हो। तो इसमें आप जो ये कह सकते हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में कंडीशन लग भी सकती है कि आप इनका डेल्टा निकाल के देखें और वो डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों ही एक प्लेन में हैं। ठीक है ना? प्लेन में भी हैं और समरेख भी हैं, एक ही लाइन के लॉन्ग भी हैं और एक ही प्लेन में भी हैं। लेकिन हो सकता है कभी आप इसको कैलकुलेट करें और ये 0 ना निकले, क्योंकि उस टाइम पे जैसे ये 2 फिंगर हैं, ये 2 फिंगर पैरेलल हैं एक लाइन के लॉन्ग, लेकिन तीसरी फिंगर भी इन्हीं सी लाइन के लॉन्ग है, लेकिन वो है ऊपर। तो उस केस में तीनों लाइनें एक लाइन एक डायरेक्शन में हो जाएंगी, लेकिन वो एक प्लेन में नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस में इसमें डेल्टा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो समतलीय वाली है वो भी लग सकती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ना भी लगेगी। तो इसलिए आपको दूसरा मेथड भी इसका वो ज्यादा जनरल है, वो आपको यहाँ पे करना है। मतलब दोनों तरीके लग सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ लग जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डेल्टा 0 भी निकला है और ये भी तरीका लग जाए, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ये तरीका जो लगेगा यूनिवर्सल तरीका और डेल्टा वाला तरीका ना लग पाए। तो आप पहले वो मेथड देखिए जो रूड मेथड है, जिसको कि करने में टाइम लगता है, लेकिन वो हर क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा इसमें 3 सदिश ये दिए हैं। तो मान लीजिए ये आपके पोजीशन वेक्टर हो गए एक तरह से। माना ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a प्लस बी माइनस सी। क्योंकि हमें क्या होता है, समरेख की कंडीशन ये होती है कि कोई एक वेक्टर को, ए बी वेक्टर है तो इज इक्वल टू लैम्डा बी सी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। इस फॉर्मेट में अगर लिख पाते हैं आप, तो उस केस में हम कह देंगे कि हाँ हमारे वेक्टर्स जो हैं वो एक ही रेखा में, एक ही डायरेक्शन में। ये समरेख की कंडीशन है, आप इसको पीछे पलट सकते हैं, हमने इसको जो है वो लिखवाया था। 3 वेक्टर के पहले 2 वेक्टर बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनेगा। मान लेते हैं ओ ए वेक्टर जो है आपका यहाँ पर ये वाला वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर आपका ये हो गया 5a माइनस बी प्लस 2c, एंड ओ सी वेक्टर जो है वो आपका 8a माइनस 3b प्लस 5c हो गया। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं ए बी वेक्टर एक क्रिएट करता हूँ इससे। तो कैसे होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ये इससे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना? इसको आप रख के वैल्यू इसकी जो भी है माइनस इसकी वैल्यू रख के, और आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एंड एक बीसी वेक्टर अगर क्रिएट करें, तो बीसी वेक्टर जो है आपका ये निकल आएगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। इसमें भी आप सी की वैल्यू रख दें, माइनस ए की वैल्यू रख दें, तो ये इज इक्वल टू आपका ए सी वेक्टर निकल आएगा। पहले आप इतना नोट करें और मुझे बताएं कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी, इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है ना? और ओ ये ओ मूल बिंदु है आपका, ओ ए वेक्टर दिया था, ओ बी वेक्टर दिया था, ओ सी वेक्टर दिया था। हम क्या कर रहे हैं, इससे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक लाइन में, एक रेखा में कैसे हो पाएंगे, तब हो पाएंगे जब हम इनको एक दूसरे के लैम्डा वाइज मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये बेसिक कंडीशन होती है 3 पॉइंट के समरेख होने की, या फिर 2 वेक्टर्स के समरेख होने की। ए बी वेक्टर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b प्लस 3c, ये आ रहा है यहाँ पे। और बी सी वेक्टर निकल के आ रहा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b प्लस 3c।
अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड देखिए यहाँ तो बराबर निकला है, यानी कि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर। तो यहाँ तो अगर बराबर निकला है बहुत अच्छी बात है। हो सकता था आपका बराबर नहीं निकलता, तो जरूर जरूर कोई एक पॉइंट कॉमन होता, और कॉमन होने के बाद जैसे मान लिया 1/3 बाहर आ जाता, तो 1/3 बाहर आ जाता तो 1/3 ऑफ बी सी हो जाता। कहने का मतलब है यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी आया है, इसका मतलब हम इज इक्वल टू लैम्डा बी सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा कितना आ गया है, एक तरह से 1 आ गया है। और अगर ऐसा भी हो सकता था कि ए बी या बी सी में से 3 कॉमन हो जाता, या 4 या 1/2 कुछ भी कॉमन हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि हम इस फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, चूंकि इन वेक्टरों को एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए हमारे दिए गए वेक्टर्स जो हैं वो समरेख हैं। और दिए गए वेक्टर्स किससे बने हैं, ये इनसे बने हैं, इसलिए दिए हुए सदिश ये सारे समरेख हो जाएंगे। क्योंकि एक वेक्टर को, एक सदिश को दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है, अतः दिए गए सदिश समरेख हैं। डेल्टा निकाल के देखते हैं जरा इसका, हालांकि क्वेश्चन तो पूरा हो गया है, आप डेल्टा वाले मेथड से भी देख लो इसको। ये हो जाएगा आपका 2 से खोल दिया आपने तो -5 माइनस माइनस प्लस 6 -1, और फिर इसको खोलोगे आप 25 - 16, फिर -1, और ये -15 + 8, ये हो जाएगा आपका +1 यानी कि 2, माइनस 25 में से 9 गया तो 9, माइनस -15 + 7 -7 + 7, देखिए 9 - 9 = 0। तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड मेथड बन जाता है। अगर आपको 3 वेक्टर दिए हैं और उन्हीं से करना है, आपको उनको 2 वेक्टर नहीं बनाने हैं कि एक की फॉर्म में दूसरा लिखा जा सकता है, तो उस केस में फिर आप दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं कि आप इनका डिटरमिनेंट बनाएं, क्योंकि जो समरेख होंगे वो समतलीय भी होंगे, ठीक है ना भाई। जैसे मान लिया सपोज करिए 2 वेक्टर बन गया मेरे पास, ये इस तरह से 2 वेक्टर हैं, अगर ये एक लाइन में आ गए तो यानी कि एक प्लेन में तो अपने आप होंगे जाकर के। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डेल्टा यहाँ पे निकाला हमने सेकंड मेथड में, और डेल्टा 0 आ गया, अतः दिए गए सदिश समरेख हैं। यहाँ पे लिख देंगे, अतः दिए गए सदिश समरेख हैं। अब आप कहोगे ये इस मेथड की क्या जरूरत है, और इस मेथड में ये यही करवा देते सीधे। कभी क्वेश्चन ऐसा फंसता है जब डिटरमिनेंट नहीं बनती है। जैसे मान लिया आपके 2 ही वेक्टर दिए हों, 2 ही पार्ट हों, जैसे 2a + b हो, c ना हो, तो ऐसे केसेस में तब प्रॉब्लम फंसती है, तब हम अपने पुराने वाले मेथड पर ही लौटते हैं। आप इसे कंप्लीट कर लें। तो हमेशा ध्यान रखिए आप, जब आपका वेक्टर में 3 पॉइंट दिए हों जैसे इस तरह से, चाहे समरेख हो चाहे समतली हो, समतली होंगे तो 4 वेक्टर होंगे, 4 पॉइंट दिए रहेंगे तो आप उनके 3 वेक्टर बना लोगे, मतलब किसी भी तरह से 3 की फॉर्म में लाए, और डेल्टा इक्वल टू ये करके आप 0 से आप समलेख या समतलीय दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम फंसेगी एक जगह पे, जब मैं वो सिचुएशन बताता हूँ और आपको वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन जो है स्पेशल है और केवल उसी तरह से लगेगा, उस पर डिटरमिनेंट मेथड नहीं लग पाएगा। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम बिल्कुल इसी तरह से है, आई जे के फॉर्म में है। चाहे तो आप ऊपर वाला मेथड, चाहे आप सेकंड मेथड, कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, और मैंने समरेख की एक कंडीशन बनाई थी LAMB + NC, LA + MB + NC = 0 की फॉर्म में लिखा जा सके, एंड L + M + N नॉट और ऑल और इक्वल टू 0, मतलब M + N + N 0 होना चाहिए टोटल सम मिला के। तो उस केस में भी जो है वेक्टर्स जो है समरेख बन सकते हैं। तो उस कंडीशन का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन तरीकों से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे ABC 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 3 होते हैं, डिटरमिनेंट बन जाती है, लेकिन उसमें आपके दो A और B पे ही काम चलेगा। तो तीसरा जब बनेगा नहीं तो डिटरमिनेंट नहीं बन पाएगी आपकी 3/3 की, ठीक है ना। तो उस केस में जो है फिर प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 17 है। लैम्डा के किस मान के लिए बिंदु 2a + b, लैम्डा a + b तथा a - 2b संरेख हैं। तो आपने जो कंडीशन पढ़ी थी कि ABC, अब यहाँ पे देखिए AB के फॉर्म में वेक्टर है, तो आप चाहो तो कैपिटल ABC कर लो, है ना,
तो कैपिटल ए बी सी संरेख होंगे यदि ए में एल से मल्टीप्लाई करें, बी में, अब यहाँ पे भी कैपिटल ए कर लीजिए, बी में एम से करें और कैपिटल सी में एन से करें अगर मल्टीप्लाई, और प्लस जीरो हो, वेयर एल प्लस एम एन प्लस एन जीरो हो, तो जा करके वो समरेख होंगे। ये कंडीशन है। मुझे बताइए क्या वो कंडीशन आपको याद आ रही है? आप अपने नोट्स पलट के देखिए, मैंने ये कंडीशन नोट कराई थी आपको। समरेख होने का दूसरा दो मेथड थे आपके, एक तो दूसरे एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही मेथड का जनरलाइज्ड वर्जन है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 2a प्लस बी हो गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी हो गया, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस 2b वेक्टर हो गया। अगर इसमें सी भी दिए रहते हैं तो मैं डेल्टा इक्वल टू 0 कंडीशन लगा के लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ए बी सी जो है उसमें दो ही दो पार्ट है, तीसरा आप 0 0 करोगे तो फिर डिटरमिनेंट ही 0 हो जाएगी, तो लैम्डा नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनके साथ कंडीशन बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए दिए गए वेक्टर समरेख होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे यदि एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी वेक्टर इक्वल टू 0, वेयर, या बल्कि आगे लिख देते हैं, वेयर एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो इसको, एल प्लस एम प्लस एन 0 वाली को, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो ये हो जाएगा आपका एल 2a प्लस बी प्लस एम लैम्डा ए प्लस बी, ये वैल्यूज रख रहे हैं ए बी सी की, प्लस एन ए माइनस 2b, और ये इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लीजिए इसमें, इसमें और इसमें, तो ये होगा 12 प्लस लैम्डा एम प्लस एन, प्लस b कॉमन ले लीजिए इन तीनों में बाकी बचे में, तो l प्लस एम माइनस 2n इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो वेक्टर्स का सम 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग इंडिविजुअली ये 0 होंगे, तो इम्प्लाइज दैट मेरे पास दो इक्वेशन निकलेंगे यहाँ से, 2l प्लस लैम्डा एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, और तीसरी l प्लस एम माइनस 2n इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल वो वाली कंडीशन लगा दी है, संरेख होंगे तो एल एम एन से मल्टीप्लाई किया, अदिशों से मल्टीप्लाई किया, वेयर एल प्लस एम प्लस एन 0 है, और इसको सॉल्व किया है तो हमें अंदर ए बी के गुणांक कंपेयर करके दो इक्वेशन एल एम एन में और मिल गई, और एक हमारी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी है। अब अगर एल एम एन की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो हमारा जो है वो ये सब सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई अगर अदिश एग्जिस्ट कर रहे हैं एल एम एन, तो इसका मतलब समरेख हो जाएंगे। अब हमारा काम है कि एल एम एन निकल आए हमारे पास, और बल्कि सिद्ध नहीं थोड़ा ना करना है, इसमें तो हमें ये निकालना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो यानी कि इनका सॉल्यूशन तो निकलेगा निकलेगा, ये इक्वेशन 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी कि डेल्टा आपका डिटरमिनेंट 0 है। तो हम इनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं इक्वेशंस को, इक्वेशन को एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो डिटरमिनेंट होता है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरे पास हो जाएगा, डिटरमिनेंट बनेगी, इसमें क्या है 1 1 1, इसमें 2 m का लैम्डा है, और इधर 1, और इधर में 1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में तो 0 ही है ना। अब यहाँ पे आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करके देखिए लैम्डा अंदर बीच में फंसेगा। एक डिटरमिनेंट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कुछ करे थे ना जिसमें कि x आ जाता था तो वो निकाल देते थे वैल्यू, तो इस डिटरमिनेंट को, इन इक्वेशन से डिटरमिनेंट बनी। अब इसको आप सॉल्व करें, एक्सपेंडिंग अलोंग कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग एक्सपेंड करके, और फिर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। बताइए लैम्डा कितना आ रहा है, तो आपका लैम्डा इक्वल टू 2, ये जो है ये आंसर आ जाता है। तो लैम्डा के 2 मान के लिए ये जो है वो संरेख है, और देखिए संरेख होने के लिए डिटरमिनेंट जो है वो 0 होनी भी थी। देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए कि हमारे पास कंडीशन थी संरेख दिए थे, तो संरेख दिए थे तो इसका मतलब ये हो गया कि L ऑफ A प्लस M ऑफ B प्लस N ऑफ C फॉर्मेट एग्जिस्ट करेगा, इनका सम इक्वल टू 0 आएगा। तो उससे हमने इक्वल टू 0 करके दो इक्वेशन बना ली, वेयर L प्लस M प्लस N 0 होगा, ये सब होंगे 0 में, तो इसका मतलब हमारे पास तीन इक्वेशन 0 0 में बन गई।
उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख करके सॉल्व किया तो लैम्डा आ गया। ऐसा मत समझिएगा कि डेल्टा की वैल्यू 0 करके ही कंसेप्ट लाए हैं ना, उस कंडीशन को अप्लाई करके और फिर हमने 3 इक्वेशन आई हैं और उन 3 इक्वेशंस को फिर सॉल्व किया डिटरमिनेंट के थ्रू है। ठीक है ना, इससे डेल्टा डायरेक्ट इससे डेल्टा नहीं बना सकते हम, दो कंडीशन है, दो केस है, 2 1 लैम्डा 1 ए 2, तो दो पे रखोगे आप, तीसरा करोगे तो वो 0 हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगी डिटरमिनेंट। तो इस तरह से ये हमारा 17th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। संरेख और या फिर समतलीय, ये कंसेप्ट हमने डिटेल में देख लिए हैं, इनके ऊपर जितने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं। अब एक और वैरायटी होती है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, तो वो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो एक दो मैं और करा देता हूं आपको, ताकि आपका फिर पूरी तरह से सब तरह के क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ ज्योमेट्री की कुछ कंडीशंस होती है, उनको वेक्टर की हेल्प से भी प्रूफ किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, सदिश विधि से सिद्ध करिए कि समांतर चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्वेश्चन से कहीं कुछ नहीं पता लग रहा है, सदिश विधि लिखा हुआ है बस, बाकी जो चीजें लिखी हैं वो आपकी ज्योमेट्री में होती हैं। आप देखिए अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, हम एक समांतर चतुर्भुज अगर ले लें, इसके नाम हम ए बी सी डी इस तरह से, या ए बी सी डी इस तरह से, सी चलो सी इधर ही रख लो, अगर कर लें तो उस केस में देखिए कर्ण विकर्ण एक तो ये होगा इसका ये वाला, और एक इसका ये हो जाएगा विकर्ण। तो ये जो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब AC का ये मिड पॉइंट होगा और BD का भी ये मिड पॉइंट होगा। ये चीज एक कंसेप्ट होता है जो ज्योमेट्री में चलता है, हमें वो यहाँ पर जो है वो सदिश विधि से इसको दिखाना है। सेंटर पॉइंट को M मान लीजिए, O मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका मिडिल पॉइंट ये है और इसका मिडिल पॉइंट भी ये O है। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी एक वेक्टर ये ए मान लेंगे और AD वेक्टर को यहाँ पे B वेक्टर मान लेंगे। ठीक है ना, हम लिख देंगे इसके बारे में, माना ABCD जो है वो हमारा समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज। ठीक है ना, O जो है वो AC और BD जो है वो इनके विकर्ण हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि ABCD हमने मान लिया समांतर चतुर्भुज है और उसके AC और BD दो विकर्ण हैं ये मान लिया। ठीक है ना, इनके मिड पॉइंट O है, AC व BD का मध्य बिंदु O है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया। इसमें एक ए भी मान लेते हैं, माना AB वेक्टर आपका कितना है, AB वेक्टर आपका A है तथा AD वेक्टर जो है आपका ये वाला वेक्टर B वेक्टर है। इतनी चीजें हमने मान ली हैं और अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस AC डायगोनल की बात करते हैं। आपके पास A पता है और आप देखिए B वेक्टर को मैं शिफ्ट करके इधर ले जा सकता हूं। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूं BC वेक्टर जो है वो भी कितना होगा, ऑल्सो BC वेक्टर भी B होगा। अब अगर मैं ट्राइंगल ABC में त्रिभुज के नियम को लगा दूं, दो वेक्टरों के योग का त्रिभुज का नियम अगर लगा दूं, तो देखिए क्या मिलेगा, त्रिभुज का नियम लगा दें तो A प्लस B से करके AC मिल जाएगा। कहने का मतलब है आपका AC वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यानी कि AB की वैल्यू हो गई A और BC की वैल्यू हो गई B वेक्टर। तो AC वेक्टर मेरे को मिल गया, ठीक है ना, A प्लस B मिल गया। अब देखिए एक वेक्टर का आधा पॉइंट ये O है ना मध्य बिंदु, तो देखिए इसको O का अगर मैं वेक्टर निकालूं कि कितना होगा इसका वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, अतः दिख रहा है फ्रेम में, मैं इधर लिख देता हूं, अतः AO वेक्टर, अगर मैं O का वेक्टर निकालूं AO वेक्टर, ठीक है ना, तो वो इज इक्वल टू होगा जाकर के आपका जो भी AC वेक्टर है उसका आधा, और AC वेक्टर कितना आया है A प्लस B बाई 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए आप, कंप्लीट करिए, मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने क्या किया, ए बी और ये इसको बी को इधर ट्रांसफर किया, तो ए सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, ये मैंने त्रिभुज के नियम से लिखा। और जब ए सी वेक्टर पता लग गया तो एओ वेक्टर जो है पता करने के लिए अब क्या करोगे, ए सी का हाफ कर दोगे, तो आपको एओ वेक्टर ये वेक्टर की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 इस तरह से मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर अब मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बी डी का मिडिल पॉइंट ओ है, तो इसी प्रकार देखिए
इस ट्राइंगल में अगर मैं ले लूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसके अंदर ले लूं और मैं बी डी वेक्टर निकालूं, तो देखिए बी डी का अगर मध्य बिंदु, बी डी के मध्य बिंदु ओ का स्थित सदिश निकालें अगर हम, तो ये भी देखिए a प्लस बी बाई टू इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट से जो निकाला आपने इसके विकर्ण का मध्य बिंदु, उसका भी वही आया, और यहां से आपने BD का भी निकाला, वो भी वही आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका भी मिडिल पॉइंट वही आ रहा है, इसका भी मिडिल पॉइंट वही आ रहा है, तो एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं, और ये भी देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, बोर्ड में आया है, और ये भी करने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, बुक में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है और इम्पॉर्टेंट भी है आपका। तो करेंगे कैसे, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं तथा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। तो देखिए इसका कंसेप्ट मैं बता दूं पहले आपको। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और इसकी माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है, यहां से इसके मिडिल पॉइंट को जो मिला है ये इसकी माध्यिका हो गई। तो इसकी माध्यिका, पहली बात तो इसका मिडिल पॉइंट होगी, ये जो भी पोर्शन इतना और इतना सेक्शन बराबर होंगे। उसके बाद दूसरी अगर माध्यिका ली, जैसे AC का मिडिल पॉइंट आपने इसको B से मिला दिया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का ये वाला हिस्सा जो है 2 टाइम्स होता है और ये वाला हिस्सा 1 टाइम्स होता है। मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे केंद्रक कह सकते हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हो, ये जो है आपका इस लाइन को जो भी माध्यिका है इसको 2:1 के रेशियो में बांटता है। और तीसरा भी जो है माध्यिका अगर आप खींचेंगे तो वो भी इसी पॉइंट से जाएगी, और वो भी जो है 2:1, ये भी 2:1, सब 2:1 के रेशियो में काटेंगे एक दूसरे को और एक ही पॉइंट से जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये मान लेंगे कि माध्यिकाएं जो हैं वो 2:1 में काट रही हैं, तो संगामी होती हैं, ये हम बता देंगे। संगामी बताने का तरीका क्या होगा, आप इस पॉइंट का जो है वेक्टर निकालोगे इसके थ्रू, इस माध्यिका के थ्रू, इस पॉइंट का वेक्टर निकालोगे इस माध्यिका के थ्रू, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालोगे इस वाली माध्यिका के थ्रू, तीनों पोजीशन वेक्टर जो है वो सेम आ जाएंगे। तो तीनों पोजीशन वेक्टर इसके हिसाब से भी, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से जब सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई एक्चुअली जो हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं बार बार वो एक ही पॉइंट है, इसका मतलब माध्यिकाएं वो एक ही बिंदु से जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, माध्यिकाएं जो हैं उनको 2:1 में मान लेंगे, तो संगामी होती हैं, ये अपने आप निकल आएगा। मुझे बताइए माध्यिका का ये कंसेप्ट आपको पढ़ा है, ये 8th क्लास में या 9th क्लास की ज्योमेट्री में इसको बताया जाता है। चलिए तो हम इसका फ्रेश डायग्राम एक बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाइएगा आप, ठीक है ना। ABC और एक माध्यिका मैंने ये D खींच दी बस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये BD जो है वो मिडिल पॉइंट होगा, इसका D जो है BC का मिडिल पॉइंट होगा, और ये माध्यिकाएं जहां पे काटेंगी वो पॉइंट G है, ठीक है ना, और वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दूसरी वाली इसी से जाएगी, मुझे अभी नहीं पता, तीसरी वाली इससे जाएगी, मुझे नहीं पता, वो तो मैं तीनों केसेस में G के जब पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो उस केस में वो मिल जाएगा मुझे कि हाँ वो सेम आ रहे हैं, तब कहेंगे कि हाँ भाई ये तीनों पे पड़ेगा, इसका मतलब संगामी होती है। ये क्वेश्चन हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, माना जो है हमारे पास ABC जो है वो त्रिभुज है, ठीक है ना, है, तथा AD जो है इसकी एक माध्यिका है, AD इसकी माध्यिका है, और इस AD पर G एक बिंदु है जो AD को 2:1 में के अनुपात में बांटता है। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली। अब चूंकि वेक्टर से सॉल्व करना है तो आप इसमें वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कहीं पे ओरिजिन O है आपका, ठीक है ना, x y इस तरह से मान लिया, सपोज ओरिजिन है x y z जो भी है आपका, और उस टर्म में इसका A का पोजीशन वेक्टर सपोज मान लेते हैं
मैं पूरा एरो नहीं बना रहा, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करिए ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर जो है सपोज करिए बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सपोज करिए सी वेक्टर है। माना ए बी सी के स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हैं। देखिए मैंने मिटा दिया है और अब हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इस तक पहुंचने के लिए, जी तक पहुंचने के लिए पहले हम डी को लिखेंगे। तो अगर हम देखें कि डी के स्थित सदिश, डी का जो है वो स्थित सदिश निकालें, तो ये स्थित सदिश जो होगा वो एक्चुअली वो इसका मिड पॉइंट है ना, चूंकि बीसी का मध्य बिंदु डी है, अतः डी के स्थित सदिश जो होंगे, देखिए 20 का है, 30 का है, और मध्य बिंदु क्या होता है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपने वो पढ़ा होगा कि किसी लाइन को अगर मान लिया सपोज किसी रेशियो में डिवाइड करें, तो वो m1x1 प्लस m2x2, m1 अपॉन अनुपात n2 में डिवाइड करने वाला, तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब है इसमें 1 इंटू बी वैक्टर प्लस 1 इंटू सी वैक्टर अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि आप सीधे इसको b प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए मिडिल पॉइंट तो एकदम से समझ में आता है, आप मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता तब भी समझ जाते आप, लेकिन अभी मुझे 2:1 का भी काम करना है, तो उसको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी तब। तो 1:1 के रेशियो में अगर मैंने डिवाइड किया, तो उनके जो रेशियो है उसका टोटल सम नीचे, अब m प्लस n इधर और m इंटू x2 प्लस m n इंटू x1, ये चीजें जो है इधर आ जाती हैं, और m n इसके साथ लगता है, n उसके साथ लगता है। कहने का मतलब है ये रेशियो इसके साथ लगेगा जाकर के, और वो रेशियो इसके साथ लगेगा अपॉन m प्लस n। इस तरह से d का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अब ये देखिए आपको a का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है, d का भी पोजीशन वेक्टर ये मालूम है, तो इनको 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट यानी कि g के पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब बिंदु g AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः g के स्थित सदिश अगर निकालें, तो g का स्थित सदिश आप निकालोगे तो देखिए 2 इंटू इधर का पोजीशन वेक्टर 2 इंटू, और d का पोजीशन वेक्टर क्या निकला है ये b प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू इधर का 1 इंटू ए वैक्टर अपॉन 2 प्लस 1। तो देखिए इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो यानी कि b प्लस सी प्लस ए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा। तो g के स्थित सदिश आपके a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब देखिए हमने AD माध्यिका ली है और उस पे G बिंदु 2:1 में जो डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये आया है। सेम ऐसे ही आप करोगे BE और CF, इनको भी ले लोगे इसी तरह से। इसी प्रकार BE को 2:1 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थित सदिश, तो जब उसके लिए कैलकुलेशन करोगे तो वो भी आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आएगा, तथा BE के बाद CF को लोगे जब, को 2:1 के अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थित सदिश निकालो, वो भी आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में जब हम बांट रहे हैं तो हमें एक ही पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिल रहे हैं, यानी कि G के पोजीशन वेक्टर मिल रहे हैं। तो इसका दोनों मतलब निकल आए कि ये एक दूसरे को 2:1 में भी बांट रही हैं और वो संगामी भी हैं, मतलब एक पॉइंट से जा रही हैं। तो मैं इसको सम अप करके यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ, और इसको मैं सम अप करके इस तरह से लिख सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि माध्यिकाएं AD, BE, CF संगामी हैं तथा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो है पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है, और आपके जितने एक्सरसाइज में या आपके चैप्टर में जितने वैरायटी के क्वेश्चंस थे, सब वैरायटी के क्वेश्चंस हमने हैंडल कर लिए हैं। अब आप चैप्टर नंबर 5 जो है हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट है।
आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए। तो ठीक है, फिर इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका डॉट प्रोडक्ट है। उसके बाद अगला चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन यह है कि स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। तो जो चीज़ आपकी ईजी है उसको बिल्कुल पक्का करिए, और जो टफ है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आसान है या स्कोरिंग है तो आप उसे हल्का छोड़ देंगे और टफ वाले पे मेहनत करेंगे। पता लगा बाद में आपका टफ वाला भी नहीं तैयार हो पाया, और इजी वाला भी आपने चूंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी सही से, तो वो भी नहीं कर पाए आप। तो पता लगता है बच्चों के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वो इसी वजह से आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद।